Welcome to Panisha Tutor. Today we are here to discuss another current issue जिसका नाम है monkeypox. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि monkeypox रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है. ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व स्तर पर ये काफी ज्यादा रेट पर फैल रहा है. तो क्या ये अगला पैंडेमिक बनने की तैयारी में है? क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है? आखिर ये मॉन्कीपॉक्स है क्या है और इसका फर्टेलिटी रेट क्या है? क्या ये पहली बार ऐसा डिजीज है जो डिस्कवर हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. तो आइए शुरुआत करते हैं. मॉन्कीपॉक्स इसीलिए ज्यादा न्यूज में है क्योंकि पहली बार ये जो है काफी ज्यादा स्तर के ऊपर फैल रहा है. पहले तो ये जो डिजीज था ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एंडेमिक था, यानी कि सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता था. अब ये डिजीज जो है 19 देशों में फैल चुका है और अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार 130 कंफर्म्ड केसेस जो हैं मॉन्कीपॉक्स के पाए जा चुके हैं. अगर मैं 23 मई 2022 के डेटा की बात करूं तो वो जो कंट्रीज हैं दे इंक्लूड स्वीडन, जर्मनी, यूके, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, इजराइल, कनाडा, यूएस. अब क्योंकि यूएस में भी काफी ज्यादा 5 के करीब केसेस जो हैं मॉन्कीपॉक्स के पाए जा चुके हैं तो ये विश्व स्तर का मुद्दा बन चुका है. If I talk about what is actually monkeypox, तो monkeypox basically आपका viral zoonosis है. In 1980, precisely the world was declared to be smallpox free. उसी की फैमिली का एक जीनस है जिसे आप monkeypox कहते हैं. अब इसका नाम monkeypox कैसे पड़ा? मैं आपको बता दूं 1958 में पहली बार डैनिश लेबोरेटरी में ये एक मोंकी के अंदर पाया गया था. तो ये पहली बार जो डिजीज है उस मॉन्की के कारण इस डिजीज का नाम जो है मॉन्कीपॉक्स जो है वो रख दिया गया है. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मॉन्कीज में पाया जाता है, ये बाकी एनिमल्स में भी पाया जाता है, जैसे आपके स्क्विरल्स, कैम्बियन पोस्ट रैट्स, डॉर्मिस, स्पीशीज ऑफ मॉन्कीज एटसेट्रा. अगर मैं कहूँ मैक्सिमम ये फैलता कैसे है, ये रोडेंट्स के थ्रू फैलता है, यानी कि जो रैट वैरायटी की स्पीशीज है वहां से सबसे ज्यादा ये जो है वो फैलता है. दिस इज योर मॉन्कीपॉक्स वायरस जो कि आपकी स्किन को इस टाइप के रैशेस जो है वो दे सकता है. इसके पीछे जो पैथोजन है, जो जर्म है, वो कौन सा है? दिस पैथोजन बिलोंग्स टू पॉक्स वेडे फैमिली और इसका जेनस जो है दैट इज ऑर्थपॉक्स वायरस. ये पर्टिकुलर वायरस है या ये जो जर्म है, दिस पर्टिकुलर वायरस अफेक्ट्स योर बॉडी और ये आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स जो है वो रिजल्ट करता है. अब इसके आज तक के सिर्फ 2 वेरिएंट्स पाए गए हैं. एक वेरिएंट आपका सेंट्रल अफ्रीका में पाया गया है और एक वेरिएंट आपका वेस्टर्न अफ्रीका में पाया गया है. और अगर इन दोनों वेरिएंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा घातक जो है दैट इज कोंगो वेरिएंट. कोंगो वेरिएंट का फर्टेलिटी रेट काफी हाई है और इसका जो स्प्रेड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न वेरिएंट. टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, क्या ये डिजीज नया नया डिस्कवर हुआ है? ऐसा नहीं है. ये डिजीज पहले भी एग्जिस्ट करता था बट ये इतने ज्यादा मात्रा में फैला नहीं था, इसीलिए कभी न्यूज में नहीं रहा. तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1958 में सबसे पहले इसे एक मॉन्की में पाया गया था. ये एक डेनमार्क की रिसर्च लेबोरेटरी में इसे अप्रूव किया गया, तो वहीं से इस डिजीज को डिस्कवर किया गया और नाम दिया गया इसको मॉन्कीपॉक्स. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया था. इन 1970 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि इस कंट्री में एक 9 साल के बच्चे के अंदर इस मॉन्कीपॉक्स डिजीज को जो है वो पाया गया था. अब इसके बाद ये जो डिजीज है ये सिर्फ उस बच्चे तक सीमित नहीं रह गया था, ऑलमोस्ट 10 अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इसके बाद से अफेक्ट हो गई थी. एंड प्रोसीडिंग इन 2003 पहला अफ्रीका के बाहर का जो केस है वो यूएसए में रिपोर्ट किया गया था. यूएसए में कम से कम 80 के अराउंड केसेस जो हैं वो पाए गए थे इस पर्टिकुलर डिजीज के. तो पहली बार ये डिजीज जो है वो अफ्रीका से ट्रैवल करके पहली बार यूएसए की साइड जो है वो ट्रैवल किया था. 2017 की बात करूं तो इसका लार्जेस्ट आउटब्रेक टिल डेट हैज बीन ऑब्जर्व्ड. वो लार्जेस्ट आउटब्रेक आया था आपका नाइजीरिया कंट्री में. यहां पर हेयर इन 2017 द लार्जेस्ट आउटब्रेक हैज बीन डिस्कवर्ड. ये सबसे ज्यादा फेटल था. 3% के अराउंड इसका फेटेलिटी रेट था. ऐसा माना जाता है कि 500 सस्पेक्टेड केसेस थे जिसके बीच में से 200 के अराउंड जो थे वो कंफर्म हो गए थे. So 200 people were affected by this disease. अब क्या ये डिजीज जानलेवा है? इसे हम आगे वाली स्लाइड्स में पता करेंगे. इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, रैशेस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं. दे आर सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, दे आर सिमिलर टू चिकन पॉक्स, सेम वैसी चीज है. और आपके लिम्फ नोड्स जो हैं इसमें स्वेल कर जाते हैं, यानी कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ कुछ लिम्फ नोड्स हैं वो जो है
वो स्वेल कर जाते हैं और डिफरेंट टाइप के रैशेज जो हैं आपकी बॉडी पर ऑब्जर्व हो सकते हैं। इनकी पिक्चर्स इतनी भयानक है कि आम इंसान के लिए देखना भी इन्हें मुश्किल है। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके अंदर ना 2 पीरियड्स होते हैं इसके सिम्टम्स को लेके। वैसे तो ये 3 से 4 हफ्ते में ये जो डिजीज है ये सेल्फ रिकवरिंग डिजीज है। 3 से 4 हफ्ते में अपने आप इसका वायरस जो है वो ठंडा पड़ जाता है, ठीक हो जाता है। बट इसके अंदर हम 2 पीरियड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला पीरियड है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब आप पहली बार वायरस के कांटेक्ट में आओ तो उस पीरियड को आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। ये 6 से 13 दिन तक लास्ट कर सकता है या फिर 5 से 21 दिन के अराउंड इसका जो मेजर है वो चेंज हो सकता है। और जब आप पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाते हो, यानी कि आपके अंदर ये सारे जो सिम्टम्स हैं, आपको बॉडी एक्स, आपको स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर, रैशेज और ये सब चीजें एक्सपीरियंस होने लग जाएं, तब आप इन्वेजन पीरियड में एंटर कर जाते हो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0 to 5 days। और अगर मैं इन दोनों पीरियड्स की बात करूं तो आप 2 से लेकर 4 वीक्स के अंदर अंदर इस डिजीज को जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं अपने डिजीज से। और इसका फैटेलिटी रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 3% के अराउंड है। अगर मैं WHO का डाटा बताऊं तो WHO ये कहता है कि 10 में से 1 बंदा जो है इस डिजीज से मर सकता है, यानी कि इसका फैटेलिटी रेट काफी कम है। तो इसके अंदर कुछ डरने वाली, कुछ चिंताजनक जो बात है वो काफी कम हो जाती है। अब इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, आखिर ये फैलता कैसे है। पहली जो ट्रांसमिशन के सिनेरियो आता है दैट इज फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स टू एनिमल स्प्रेड हो सकता है। कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, वो दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में आ रहा है जो कि बिल्कुल सेफ है, उससे वो इन्फेक्ट कर सकता है। और ये जो इन्फेक्शंस है ये बाइट से, स्क्रैचेस से या किसी भी तरीके से आ सकती है। अगर मैं एनिमल टू ह्यूमंस की बात करूं तो हम मीट और ये सब चीजें जो हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं। इफ दोज एनिमल प्रोडक्ट्स आर नॉट कुक्ड वेल, तो उन कुक्ड नॉट कुक्ड वेल प्रोडक्ट से जो है ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसमिशन आ सकती हैं। एंड सेकेंडली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में ऐसा होता है कि जो आपका स्प्यूटम है, यानी कि जो आपके माउथ में जो म्यूकस वाला जो सिनेरियो है, अगर वो आप इन्फेक्टेड पर्सन हो और किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो वो स्पूटम के थ्रू जो है ये डिजीज जो है इजीली फैल सकता है। तो इसका स्प्रेड जो है काफी कम्युनिकेबल काइंड ऑफ सिनेरियो में चले जाता है। और सेकेंडली ऐसा WHO का कहना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये जो डिजीज है ये काफी ज्यादा स्तर पर फैल सकता है। स्किन लेजन्स के थ्रू, इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस के थ्रू, और जितनी भी हमारी बॉडीली सिक्रीशंस हैं, अगर हम इन्फेक्टेड इंसान के संदर्भ में आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से ये जो डिजीज है वो फैल सकता है। सो दिस इज हाउ योर मॉन्कीपॉक्स सेल कैन इजीली ट्रैवल फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो हमें इन सब चीजों के बारे में सतर्क रहने की जो है वो आवश्यकता है। नेक्स्ट इज इसका ट्रीटमेंट। अभी हमें पता तो चल गया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक कोई भी वैक्सीन इसके संदर्भ में डेवलप नहीं हुई है। हालांकि ये 1958 में डिजीज डिस्कवर हो चुका था, बट आज तक हम इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो है वो नहीं बना पाए हैं। बट ऐसा माना जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है जो 1980 में इरेडिकेट हो चुका है, उसी वैक्सीन को हम 85% तक इफेक्टिव मान सकते हैं। यानी कि आप स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अगर यूज करें तो 85% तक आपका ये जो डिजीज है वो ठीक हो सकता है। और WHO का जैसे मैंने बताया मोर्टेलिटी इज 1 to 10% इन केस ऑफ मॉन्की पॉक्स। तो ये वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं आपको इस डेडली डिजीज से बचाने में जो है वो मदद कर सकती है। और इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं या VIG ट्रीटमेंट्स जो हैं, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं इस मॉन्की पॉक्स को ट्रीट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है क्या इंडिया के लिए ये खतरे की बात है? विश्व स्तर पर 19 कंट्रीज में अभी तक मॉन्की पॉक्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे इंडिया में भी इस चीज की जानकारी मिल चुकी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, वो सभी वायरसेस का जो सैंपल है वो कलेक्ट करता है। अब उन वायरसेस को वो जज करता है कि क्या ये इंडिया के एंडेमिक है या इंडिया के लिए एक्सोटिक वायरस है। तो ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला है कि ये जो मॉन्की पॉक्स का वायरस है ये कोरोना वायरस की तरह स्प्रेड नहीं होगा। तो इंडिया के लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि दिस वायरस विल डेफिनेटली बी कंटेन्ड और इसका कुछ ना कुछ इलाज जो है वो आने वाले समय में निकाल दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो 1980 में इरेडिकेट हो चुका था, पूरे वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया था, उसकी वैक्सीन जो है वो इतने बड़े स्तर पर अवेलेबल नहीं है। तो उस वैक्सीन को 85% जिन जिन
लोगों को ये इन्फेक्टेड हैं, जो लोग इस पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें उस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तक पहुंचाना और उसे अवेलेबल करवाना, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, जो भी इंडिया में वायरसेस का जो संदर्भ है, वो जैसा कि मैंने बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है इसको एग्जामिन करता है और इन खतरों से जो है पूरी कंट्री को अवेयर करता है। इसी के संदर्भ में महाराष्ट्र में कुछ एयरपोर्ट्स पर ये स्क्रीनिंग जो है वो लगा दी गई है, जहां पर जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो विजिट करेंगे, उन्हें स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। सेम जैसे कि आपके कोरोना वायरस के दौरान अलग अलग जो ट्रैवलर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। दिस विल समवेयर हेल्प कि हमारे इंडिया में भी इसका आउटब्रेक जो है वो ना हो। तो इस ग्लोबल सिनेरियो को मॉनिटर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है वो काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या विजन रखने की जरूरत है, क्या सतर्कता रखने की जरूरत है? पहली बात, इस डिजीज की अवेयरनेस जो है उसे स्प्रेड करने की जरूरत है, यानी कि मॉन्की पॉक्स जो है कितना घातक है, कितना इसका स्प्रेड रेट है, क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, कैसे कैसे इसका ट्रांसमिशन है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, उस पर्टिकुलर संदर्भ में हर जगह अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। सेकेंड चीज है मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। जो आपके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने की जरूरत है, यानी कि उन्हें प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरने की जरूरत है, तभी वो प्रॉपर इंडिया कंट्री में जो है वो एंटर कर पाए। इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में अगर कोई आउटब्रेक होने की जो संभावनाएं हैं उसे हम कम से कम जो है वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या इन्फेक्टेड ह्यूमंस हैं, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप इससे दूर रहें और अपने आप को इस ट्रांसमिशन से जो है वो बचा कर रखें। लास्ट, अगर आप जस्ट इन केस इस मॉन्की पॉक्स का शिकार हो भी जाते हैं तो सेम WHO की गाइडलाइंस के अनुसार आपको आइसोलेशन के वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना चाहिए, अपने आप को इफेक्टिवली क्वारंटीन करना चाहिए और अपने आसपास वाले लोगों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना अपना ख्याल रखना चाहिए। So these are some of the measures that you need to do to control or curb this spreading monkeypox virus. So that's a wrap in my today's edition of Current Issue. I hope you liked the video. So please don't forget to like, subscribe and share Panacea Tutor. Thank you so much for being with us. Thank you.